मित्रों, आज फिर हम अपना एक नया वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपके सामने, रुचि और अभिरुचि। देखिए, अब तक मनोविज्ञान में मैंने आपको अधिगम के बारे में, अधिगम के प्रकार क्या होते हैं, अधिगम क्या है, अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, और कल ही हमने रिसेंटली पढ़ा था कि अधिगम के संप्रत्यय क्या होते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, और अभियोग्यता क्या होती है, या फिर आदतें क्या होती हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रुचि और अभिरुचि। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो उसे बार बार करना, रुचि जैसे कि इंग्लिश में से कह दिया जाए इंटरेस्ट, उसे हम तभी करते हैं जब हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण ही हमारी रुचि है। ठीक है, तो यानी कि आप अगर हम उसके प्रति आकर्षित होंगे तभी हम क्या होंगे, उसमें इंटरेस्ट रखेंगे। ठीक है, उसके प्रति हमारी रुचि होगी। अब मित्रों, रुचि क्या होती है, व्यक्तिगत होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। ऑब्वियसली हर व्यक्ति की अलग अलग ही रुचि होती है, तो ये रुचि क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। और दोनों प्रकार की हो सकती है मित्रों। ये जन्मजात भी हो सकती है, अर्जित भी हो सकती है। जन्मजात मतलब कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की किसी चीज़ में रुचि है, ठीक है, बालक को भी उसी चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। आपने देखा होगा, इस चीज़ को नोट किया होगा। तो रुचि क्या होती है, जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। अर्जित अपने कार्यों से, कारण से अपने को किसी चीज़ में इंटरेस्ट आना, ठीक है, तो वो क्या होती है, अर्जित रुचि कहलाती है। एक शिक्षक अपने बालकों को सकारात्मक रुचि की तरफ मार्गदर्शन कर सकता है, उनको उसकी तरफ अग्रसर कर सकता है। ये एक शिक्षक का दायित्व भी होता है और ये उसका कार्य भी होता है। इसीलिए शिक्षक को पता होना चाहिए कि उसके बालकों की रुचि किस में है, या वो बालकों में किस शिक्षण विधियों के आधार पर उनमें रुचि को जागृत कर सकता है, या उनमें एक अच्छी, एक सकारात्मक रुचि को जागृत कर सकता है। देखिए मित्रों, अब बात करते हैं अभिरुचि और अभियोग्यता की। अभिरुचि, अभियोग्यता से हमारा मतलब होता है किसी व्यक्ति का पद, उसका व्यवसाय, उसका कार्य। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरी अभिरुचि किसमें है, शैक्षणिक कार्यों में मेरी अभिरुचि है। अगर कोई क्रिकेटर है तो उसके खेल संबंधी कार्यों में अभिरुचि है। अगर कोई इंजीनियर है तो उसकी यांत्रिक संबंधी कार्यों में अभिरुचि है। यानी कि अभी जो हमने रुचि पढ़ी, व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है, आप ये कह सकते हैं उसका जो इंटरेस्ट का जो फ्यूचर है वो उसकी अभिरुचि है, उसकी अभियोग्यता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं रुचि का जो भविष्य होता है वो व्यक्ति की अभिरुचि अथवा अभियोग्यता होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति का पद, कार्य, व्यवसाय ही उसकी अभिरुचि है अथवा अभियोग्यता है। और ये क्या होता है, ये कैसे निर्धारित होता है, व्यक्ति जिन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है आगे जाके वो वही बनता है। ठीक है, व्यक्ति की अभिरुचि उसकी रुचि का भविष्य है। यानी कि आप अपने बालकों को देखकर, अपनी कक्षा में जो शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको देखकर आप ये पहचान सकते हैं, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या बन सकता है। ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति की रुचि जिस चीज़ में होती है वो आगे जाकर अधिकतर वही चीज़ बनता है, 90% यही होती है। अब देखिए, अभिरुचि के प्रकार की बात करते हैं। देखो मित्रों, यांत्रिक अभिरुचि, जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी व्यक्ति की यांत्रिक अभिरुचि है तो वो इंजीनियर बनेगा, मिस्त्री बन सकता है, चालक बन सकता है ना, उसकी यांत्रिक कार्यों में अभिरुचि है। यानी कि यंत्रवत, यानी जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनसे उसकी ज़्यादा लगाव है उसको। कलात्मक अभिरुचि अगर किसी की है तो वो संगीतकार बन सकता है, नृत्यकार बन सकता है, या चित्रकार बन सकता है, किसी भी तरीके का कोई कलाकार बन सकता है। ठीक है, और शैक्षणिक अभिरुचि है तो वो शिक्षक बनेगा, लेखक बन सकता है, बुकें लिख सकता है, पत्रकार बन सकता है ना। और संवेदात्मक अगर उसकी अभिरुचि है, संवेदनाओं से संबंधित अभिरुचि है, तो डॉक्टर बन सकता है, सैनिक बन सकता है, पुलिस कार्य में जा सकता है। और अगर उसकी सामाजिक अभिरुचि है तो वो समाज सेवी बन सकता है, राजनेता बन सकता है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी सब चीज़ों में बहुत अभिरुचि होती है। अधिकतर आप अपने बालकों को देखकर पता कर सकते हैं कि उसकी किस कार्य में अभिरुचि है। देखिए, ये चीज़ हमें कहाँ हेल्प करती है शिक्षक बनने में। आप अगर शिक्षक बन जाते हैं तो कई बालक ऐसे होते हैं जो शिक्षण कार्यों में अच्छे नहीं होते हैं, पर उनकी दूसरे कार्यों में बहुत अभिरुचि होती है। जैसे मान लीजिए वो संगीत में बहुत अच्छा है, नृत्य में बहुत अच्छा है, चित्रकारी में बहुत अच्छा है, तो आप उसको उस दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। इसीलिए एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि उसको ये पता हो कि उसका जो शिक्षार्थी है उसकी रुचि किस चीज़ में है। आपको ये पता करना होता है, और आप चाहें तो उसे एक सकारात्मक दिशा में भी अग्रसर करवा सकते हैं। नेक्स्ट होता है मित्रों आदतें। देखिए, आदत क्या होती है। देखिए, पहली बार अपन किसी काम को जब जानबूझकर करते हैं, फर्स्ट टाइम हमने उस काम को किया, तो हमें उसे करने में थोड़ी कठिनाई आती है, या हम करने में उस कार्य को थोड़ा सा कठिन महसूस करते हैं। पर अगर हम बार बार उस कार्य को करते रहें, दोहराते रहें, तो वो हमारे लिए सामान्यीकृत हो जाता है, हमारे व्यवहार में आ जाता है। ठीक है, वही आदतें कहलाती हैं। अब देखो, इनकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे मैंने लिखा है गैरेट के अनुसार।
व्यक्ति के उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम जो बार बार दोहराने से उसके व्यवहार में यंत्रवत हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप रोज़ जाते हैं और आपको पता है कि आप अपनी गाड़ी को एक ही जगह पार्क करते हैं, ठीक है, और आपने लेकिन आज जब आप अपने कार्य में ऑफिस में गए, कहीं पर भी गए, तो आपको वहाँ पर जगह खाली नहीं मिली, आपने अपनी गाड़ी को दूसरी जगह पार्क कर दिया। लेकिन जब आप दिन में वापस काम करके लौटेंगे तो आप देखना निश्चित रूप से आप उसी जगह जाएंगे जहाँ आप रोज़ गाड़ी खड़ी करते हैं। ये आपकी आदत बन चुकी है, आप यंत्रवत हो चुके हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आदतें निर्माण होती हैं। लाडेल ने भी इसके लिए परिभाषा दी है, आदत वह क्रिया है जो व्यक्ति प्रथम बार तो जानबूझकर करता है, परंतु बाद में उसके व्यवहार में वह क्रिया सामान्यीकृत हो जाती है, यानी कि वो बार बार आने लग जाती है। आदतों के प्रकार की बातें कर लेते हैं मित्रों। यांत्रिक आदतें होती हैं। यांत्रिक आदतें मतलब जैसे बटन लगाना, जूतों की लैस बांधना, ठीक है, ये हमारी यांत्रिक, या दरवाज़ा खोलना, या किसी भी तरीके का कोई यंत्रवत कार्य करना, वो हमारी यांत्रिक आदतों में आता है। भाषा संबंधी आदतों में किसी भी व्यक्ति का कोई तकिया कलाम होता है, जैसे बोलते बोलते उसको हर बार कुछ बोलना होता है, जैसे अधिकतर शिक्षक बोलते हैं ठीक है ना, तो ये उनकी भाषा संबंधी आदतें हैं। नैतिक आदतें, बड़ों के प्रति मतलब सेवा भाव रखना, ठीक है, उनको प्रणाम करना, इस तरीके की आदतें जो होती हैं वो नैतिक आदतों में आती हैं। विचार संबंधी आदतें, अब आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं उनमें हमेशा अच्छे विचार, वो हमेशा सकारात्मक रहते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा बुरे विचारों से ओतप्रोत रहते हैं, दूसरों की बुराई करना, तो वो बुरे विचार होते हैं। भावना संबंधी आदतें, भावना संबंधी आदतें भी होती हैं, जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, ये सब जो होती हैं वो भावना संबंधी आदतों में आती है मित्रों। अब यहाँ एक टॉपिक मैंने नहीं डाला है, आदतों की उपादेयता। आदतों की उपादेयता भी बहुत होती है मित्रों। रायबर्न ने एक चीज़ कही थी कि जो व्यक्ति की आदतें होती हैं, ठीक है, वही उसकी अभिरुचि को या उसको सीखने में बहुत सहायक करती हैं। आप देखिएगा, अगर आप किसी चीज़ को बार बार दोहराएं, जैसे आपको अभ्यास करने के लिए कहा जाता है, आगे जाके हम थॉर्नडाइक का नियम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें त्रुटि अभ्यास की बात करेंगे, तो व्यक्ति जब बार बार किसी कार्य को दोहराता है तो उसका कठिन कार्य भी उसके लिए क्या बन जाता है, सरल बन जाता है। तो आपके लिए इसकी उपादेयता क्या है, हमारे लिए एक शिक्षक के लिए इसकी उपादेयता ये होती है कि वो अपने बच्चों में, अपने शिक्षार्थियों में इस तरीके की आदतें डेवलप करें कि उनमें एक सकारात्मक विचार रहें, साथ ही वो अपने जितने भी जटिल कार्य होते हैं उनको आसानी से सामान्यकृत कर कर उस लेवल को पास कर सकें। ठीक है मित्रों, तो आज हम इतना ही करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर लेना। नए नए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इसी तरीके से साइकोलॉजी से रिलेटेड, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको कैसा लगा है। धन्यवाद मित्रों।